नमस्ते दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने 10th के अर्थशास्त्र के तीसरे अध्याय मुद्रा, बचत एवं साख का भाग 2 लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पिछले वीडियो में हमने मुद्रा के बारे में पढ़ा था और विनिमय के स्वरूप में वस्तु विनिमय प्रणाली के बारे में जाना था। आज हम मौद्रिक विनिमय प्रणाली के बारे में जानेंगे। मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है? तो वस्तु विनिमय प्रणाली के में होने वाली कठिनाइयों को देखते हुए लोगों को एक ऐसे वस्तु की आवश्यकता पड़ी जिससे उन्हें वस्तु विनिमय प्रणाली में होने वाले कठिनाइयों का सामना न करना पड़े। इसी कारण मुद्रा का आविष्कार हुआ और मुद्रा के आविष्कार होने से ही वस्तु विनिमय प्रणाली की सारी कठिनाइयाँ समाप्त हो गई। एक सुप्रसिद्ध विद्वान क्राउथर ने कहा था कि जैसे यंत्र शास्त्र में चक्र, विज्ञान में अग्नि, राजनीति शास्त्र में मत का स्थान है, वही स्थान मनुष्य के आर्थिक जीवन में मुद्रा का है। मुद्रा का जैसे ही विकास हुआ वो विनिमय का साधन बन गया और विनिमय का साधन में व्यापार करने में, आर्थिक जीवन में लोगों को बहुत सहायता होने लगा। मुद्रा हर देश ने अपना एक मुद्रा जारी कर दिया। जैसे भारत के मुद्रा का नाम है रुपया, अमेरिका के मुद्रा का नाम है डॉलर, इंग्लैंड की मुद्रा का नाम है पौंड, नेपाल के मुद्रा का नाम है रुपया और पाकिस्तान के भी मुद्रा का नाम है रुपया, बांग्लादेश के रुपया का नाम है टाका। तो हर देश ने अपना मुद्रा निकाला और उसके अनुसार वो अपना मौद्रिक कार्य करने लगे। फिर मुद्रा का कार्य, तो मुद्रा को कार्य को समझाते हुए एक अंग्रेजी के कवि ने कहा कि मनी इज द फंक्शन ऑफ मैटर फॉर मीडियम, मेजर, स्टैंडर्ड एंड स्टोर। इसे हिंदी में कहा जाए तो उन्होंने कहा कि मुद्रा के 4 कार्य महान: माध्यम, मापन, संचय, भुगतान। लेकिन आधुनिक युग में मुद्रा के कार्यों का विस्तार कर दिया गया। मुद्रा के बहुत से कार्य बताए गए हैं जिसमें कुछ प्रमुख हैं कि विनिमय का माध्यम। विनिमय का माध्यम कहने का मतलब क्या कि जब वस्तु विनिमय प्रणाली थी उस समय दोहरा संयोग चाहिए था कि एक आदमी को किसी वस्तु की ज़रूरत होती थी तो दूसरे आदमी को भी उसी वस्तु की ज़रूरत हो जो पहले आदमी के पास हो। लेकिन मुद्रा में जो मौद्रिक विनिमय प्रणाली हुई उसमें दोहरे कार्य का, दोहरे वस्तु के संयोग का कोई सेंस नहीं रह गया। अगर मेरे पास जो कोई वस्तु है या कोई सेवा है, हम उसे बेचकर मुद्रा प्राप्त कर लेते हैं और अपनी आवश्यकता के अनुसार हम जो भी आवश्यकता हमारी होती है हम मुद्रा के रूप में उसे खरीद लेते हैं। मतलब विनिमय का एक आसान सा माध्यम मुद्रा हो गया। दूसरा क्या हुआ? मूल्य का मापन। कि मौद्रिक जो वस्तु विनिमय प्रणाली थी उसमें मूल्य के मापन में बहुत कठिनाई होती थी कि कितने के बदले में क्या दिया जाए, किसके बदले में कितना क्या दिया जाए। लेकिन जब मुद्रा का आविष्कार हो गया तो मुद्रा के आविष्कार के बाद मूल्य का मापन कर लिया गया कि हर वस्तु का एक संचित मुद्रा मूल्य रख दिया गया कि एक वस्तु का मूल्य 10 रुपया है। अब 10 रुपये से आपको जितना भी वस्तु लेना है उसका मल्टीप्लाई करते जाइए और वो वस्तु आप ले लीजिए। तीसरा था विलंब भुगतान का मान। तो हम किसी को कोई वस्तु देते हैं, कुछ समय के लिए कोई वस्तु देते थे और वही वस्तु 2 साल के बाद वो हमें लौटाता था। तो क्या होता था कि उससे ऋण देने वाले को घाटा और ऋण लेने वाले को लाभ हो जाता था वस्तु विनिमय प्रणाली में। लेकिन मौद्रिक विनिमय प्रणाली में कि हम किसी से 1000 रुपया कर्जा लेते हैं और 2 महीना बाद उसे अगर 1000 रुपया लौटा देते हैं तो उससे कोई घाटा नहीं होता है। वो सामान्य रूप से क्या करता है, विलंब से भी हम उसको भुगतान करते हैं तो उसको कोई घाटा नहीं होता है। तीसरा है मूल्य संचय। ये पहले क्या था, किसी वस्तु विनिमय प्रणाली में किसी वस्तु को हम संचय करते थे तो हो सकता है वो नष्ट हो जाता, सड़ गल जाता, बर्बाद हो सकता था। लेकिन मुद्रा के रूप में हम उसे संचय कर सकते हैं। मुद्रा बहुत दिनों तक हम उसको जमा करके रख सकते हैं। तीसरा क्रय शक्ति का हस्तांतरण। कि वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या था कि किसी को कोई स्थान छोड़कर जाना होता तो अपनी सारी वस्तु को वहीं छोड़ के वो चला जाता क्योंकि उसके पास कोई उपाय नहीं था। लेकिन आज के समय में क्रय शक्ति का हस्तांतरण हो सकता है कि हम अपने वस्तु को किसी दूसरे आदमी के पास मुद्रा के रूप में उसे
मुद्रा से लेके उसे बेच सकते हैं, और जब वो वस्तु हम उसे बेच देते हैं तो उस मुद्रा से हम जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर वस्तु खरीद सकते हैं, घर खरीद सकते हैं। तीसरा है साख का आधार, कि साख आज के आधुनिक आर्थिक जीवन का एक रीढ़ का हड्डी हो गया, रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है। मतलब उधार पर ही लगभग सारे काम किए जाते हैं। और साख किस बात पर निर्भर करता है? निर्भर करता है मुद्रा पर, कि मुद्रा के रूप में अगर किसी को साख देते हैं, साख अगर किसी को ऋण देते हैं तो वो ऋण मुद्रा के रूप में हम आसानी से किसी को दे सकते हैं या किसी से वापस ले सकते हैं। ये तो हुआ मुद्रा का बात। अब बात आता है बचत क्या है। बचत क्या है कि हम जितना भी कार्य करते हैं और हमें जितना भी आय प्राप्त होता है, तो आय जितना भी हमें प्राप्त होता है हम दो तरह की वस्तुओं पर इसको खर्च करते हैं, एक गैर टिकाऊ वस्तु और दूसरा टिकाऊ वस्तु। तो गैर टिकाऊ वस्तु जिससे कि हम तुरंत उसे उपभोग कर जाते हैं, या अगर उसको तुरंत उपभोग नहीं करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, समाप्त या नष्ट हो जाएगा। तो तुरंत जिसका उपभोग कर जाते हैं, तुरंत जिसको समाप्त कर देते हैं, उसे कहते हैं उपभोग की वस्तु। और जो टिकाऊ वस्तु होती है, टिकाऊ वस्तु पर जो हम अपना आय खर्चा करते हैं उसी को कहते हैं बचत। बचत दो प्रकार का होता है, एक नगद बचत, एक वस्तु संचय। तो नगद बचत क्या, कि जितना भी हमारे पास आय हुआ उस आय से हमने वस्तुएं खरीद ली, और वस्तु खरीदने के बाद भी हमारे पास जो मुद्रा बच गया उसे कहते हैं नगद बचत। और वस्तु संचय मतलब जो वस्तु, जो टिकाऊ वस्तु हम खरीदते हैं वो भी हमारे बचत के रूप में ही हमारे पास रहता है। तो दो हुआ नगद बचत और वस्तु संचय। अर्थव्यवस्था का विकास या स्थायित्व एवं विकास के लिए जरूरी क्या है, कि जितना हमारे पास बचत हो वो किसके बराबर हो, विनियोग के बराबर हो। विनियोग क्या होता है, कि आगे कार्य करने की शक्ति के लिए। ऐसा नहीं कि बचत करके हम अपने घर में रख लें, बचत करके हम आगे भविष्य में विकास के लिए कार्य करें, तभी जाके अर्थव्यवस्था का स्थायित्व एवं विकास हो सकता है। तो बचत बराबर क्या होता है, विनियोग, तभी अर्थव्यवस्था विकसित हो सकता है। फिर आता है साख। साख क्या है? साख का मतलब होता है भरोसा या विश्वास। कहते हैं कि फलाने आदमी का बहुत अच्छा साख है, तो उस आदमी का साख कहने का मतलब क्या है, कि उस पर व्यक्तियों को भरोसा है कि वो अगर उनसे कोई कर्ज लेता है तो वो आसानी से उसे चुका सकता है। इसी को कहते हैं साख। साख का आधार क्या है? तो साख का आधार कि किस आधार पर कोई किसी को कर्ज देता है। मतलब साख करने का मतलब दो है, एक ऋणी होता है, एक ऋणदाता होता है। मतलब एक कर्ज लेने वाला होता है, कर्ज देने वाला होता है। तो जो कर्ज देने वाला होता है वो किस बात पर किसी को कर्ज देता है, तो इसी को बोलते हैं साख का आधार। पहला है विश्वास, कि सबसे पहले जो कर्ज देने वाला है उसको कर्ज लेने वाले पर विश्वास होना चाहिए कि वो मुझसे कर्ज लेगा तो वो सही समय पर उचित रूप से और सही ब्याज के साथ मुझे वापस कर देगा। इसका अगर विश्वास होगा तभी कर्जदाता या ऋणदाता किसी को ऋण देगा। दूसरा चरित्र। चरित्र, कर्ज या ऋण लेने में चरित्र जो होता है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। कि कोई आदमी चरित्रवान है, ईमानदार है, तो उन्हें कर्ज लेने में किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं होता है। और जो चरित्रहीन है, जो बेईमान है, उसे लोग कर्ज देना नहीं चाहते। तीसरा है चुकाने की क्षमता। चुकाने की क्षमता कहने का मतलब क्या, कि अगर किसी आदमी के पास ऐसा कार्य शक्ति है, ऐसा वो कार्य करता है जिससे उसे मासिक पैसे आते रहते हैं या उसके पास पैसे आने की संभावना होती है, तो उसको चुकाने की क्षमता होगी। और इस संभावना पर ही लोग किसी को उधार देता है कि वो मुझे चुका सकता है या नहीं। अगला है पूंजी एवं संपत्ति। कि किसी के पास पूंजी या जितनी ज़्यादा संपत्ति या पूंजी रहती है उसको आधार मानकर भी उसको ऋण दिया जाता है। कि गांव समाज में क्या होता है कि किसी ज़मीन के बदले में किसी से पैसा ले लेते हैं, उसी को पूंजी कहा जाता है। किसी के पास बहुत बड़ा कारखाना है तो वो कारखाना दिखा के और वो क्या कर लेता है, ऋण ले लेता है, साख ले लेता है। तो जिसके पास जितना ज़्यादा पूंजी रहता है, जितना ज़्यादा संपत्ति रहता है, उतना ज़्यादा वो ऋण या साख ले सकता है। और ऋण की अवधि, साख का एक आधार ऋण की अवधि भी है। कि कोई भी आदमी किसी को दीर्घ काल के लिए, बहुत ज़्यादा दिनों के लिए ऋण देना नहीं चाहता है, क्योंकि ज़्यादा दिन में हो सकता है उसकी कार्य क्षमता समाप्त हो जाए, उसके चरित्र, उसका अस्तित्व। तो इसके लिए लोग अल्पकाल में कुछ समय के लिए ही ऋण देना पसंद करते हैं।
और साख पत्र कि बैंक ने भी क्या किया है कि अगर हम अपना पैसा बचत करके बैंक में जमा कर देते हैं तो बैंक एक साख पत्र देता है। साख पत्र कहने का मतलब कि उसके आधार पर आप किसी से पैसा ले सकते हैं या कहीं से पैसा निकाल सकते हैं। जैसे कि जब हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो बैंक हमको एक चेक देता है, उस चेक पर हम किसी के नाम से एक चेक काट देते हैं और उस चेक के आधार पर वो क्या करता है, बैंक में जाके आसानी से पैसा निकाल सकता है। या बैंक बना देता है ड्राफ्ट कि हमारे पास बैंक में पैसा है लेकिन हम उसको ले नहीं जाना चाहते हैं तो बैंक हमको क्या करता है, एक ड्राफ्ट बना देता है कि हम जहाँ पर भी जाएं उस ड्राफ्ट को ले जाके बैंक के किसी भी शाखा से उसे निकाल सकते हैं। और अलग अलग तरह का भी साख पत्र, यात्रा साख पत्र भी बनाया जाता है। यात्रा करते समय हम अपना एक साख पत्र बनवा लेते हैं और उसके अनुसार हम जहाँ भी जाते हैं वहाँ पर बैंक से उसको उतना पैसा निकाल लेते हैं। तो अलग अलग तरह का साख पत्र बनाया गया जो कि मुद्रा के आधार पर ही होता है। तो मुद्रा, बचत और साख का ये चैप्टर आज समाप्त होता है। इसके आधार पर जब हम ये 2 वीडियो देख के ये तीसरा चैप्टर जब समाप्त करते हैं तो बहुत से सवालों का हम जवाब दे सकते हैं कि मुद्रा क्या होता है, मुद्रा कितने प्रकार के होते हैं, वस्तु विनिमय प्रणाली क्या है, मौद्रिक विनिमय प्रणाली क्या है, ATM किसे कहते हैं, क्रेडिट कार्ड क्या है, या आप बता सकते हैं कि मौद्रिक विनिमय प्रणाली में मुद्रा का क्या कार्य है, मुद्रा के कौन सा कार्य आपको सबसे ज़्यादा उत्तम लगता है, या बता सकते हैं कि बचत क्या है या साख किसे कहते हैं। इन सब सवालों का जवाब हम आसानी से इन 2 वीडियो को देखकर दे सकते हैं। अगर आप इन सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो आप इन दोनों वीडियो को फिर से देखिए और तब इन सवालों को आसानी से जवाब दीजिए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। फिर हम अगले चैप्टर के साथ आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।